हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली इन CO मॉलिक्यूल। तो CO मॉलिक्यूल में हमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बतानी है। तो CO के लिए हम यहाँ पर कन्फिगरेशन बनाएंगे, MOT कन्फिगरेशन। देखिए क्या होता है। देखिए CO में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, कार्बन में देखेंगे तो कितने होंगे 6 और ऑक्सीजन में 8, तो ये होंगे टोटल 14। इसके लिए हम बनाएंगे सिग्मा बनेस 2। ओके, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा बनेस 2, फिर बनेगा सिग्मा 2s2, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2। कितने हो गए टोटल? 8 हो गए। अभी 6 और बनाना है। इसके बाद में आएगा पाई 2px, पाई 2p/2, और ये आएगा पाई 2pz2। ओके, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए यहाँ पर 14। अब यहाँ पर हम बॉन्डिंग देखेंगे। देखिए बॉन्डिंग 2 ये हैं, 2 ये हैं और 6 इलेक्ट्रॉन ये हैं। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4, 4 और 6 10 हो गए। तो 10 हो गए बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग देखेंगे जहाँ पर स्टार लगा हुआ है, ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो ये कितने हो गए? 4। तो 10 और 4, ठीक है, 10 बॉन्डिंग, 10 बॉन्डिंग और 4 एंटी बॉन्डिंग, ठीक है नहीं। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फॉलोइंग एसिड्स हैव बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ में अगर हम देखें, देखिए ClOH, BrOH और आयोडीन दिया हुआ है, तो आयोडीन OH, ओके, IOH। इसमें देखेंगे, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में, ठीक है, ये इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर F तो दिया नहीं है, FCl BrI। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे चलते हैं तो घटती है और ऊपर चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी ClVrI, तो फिर अम्लीयता भी बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर OH दिया हुआ है। नीचे की तरफ चलेंगे तो आकार, ठीक है, आयनिक रेडियस या कह सकते हैं साइज बढ़ेगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा अम्लीयता घटेगी या एसिड स्ट्रेंथ घटेगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो फर्स्ट है इसकी मैक्सिमम होगी, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। ओके, तो ऑर्डर इसमें पहला सही है, ठीक है। इसमें देखिए, व्हेन द पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सेंट्रल फोर्स द एरियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अगर कोई कण है, कोई पार्टिकल है, वो केंद्रीय बल के प्रभाव में गति कर रहा है। केंद्रीय बल के प्रभाव में जब गति करता है तो क्या होता है? तो उसका जो कोणीय संवेग होता है वो संरक्षित रहता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम को L, और ये होता है mvr, ठीक है। ये रहता है कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। जैसे केपलर के सेकंड लॉ से अगर हम देखें तो केपलर का सेकंड लॉ क्या है? ये है L/2m कांस्टेंट, ओके। इसे कहते हैं हम एरियल वेलोसिटी, इसको हम mvr, इसको ये भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा, ओके। बाहरी बल द्वारा एक पिंड पर किया गया कार्य उसमें यह परिवर्तन लाने में योगदान करता है। द वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय एन एक्सटर्नल फोर्स कंट्रीब्यूट्स टू अ चेंज इन इट्स। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाता है,
ठीक है, तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज लेकर आएगा। तो ये ऑप्शन सी इसमें होगा, काइनेटिक एनर्जी वाला। तो ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर हम देखेंगे तो ये होता है डेल के इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, डेल के क्या है यहाँ पर, के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, ये होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 वी फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, नहीं, ये होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, वोल्टेक सेल में धनाग्र पर होने वाली अभिक्रिया है। इन दी वोल्टेक सेल द रिएक्शन अकर एट एनोड। एनोड पर देखिए कौन सी रिएक्शन, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी और कैथोड पर कौन सी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मान लिया कि एक वोल्टेक सेल है और ये इसका कैथोड है और ये इसका एनोड है। ठीक है, तो जो कैथोड होगा, कैथोड पर क्या होगा, जो करंट होगा अगर हम देखें तो एनोड से कैथोड की तरफ आवेश जो मूव करेगा, चार्ज जो मूव करेगा वो एनोड से कैथोड की तरफ करेगा। ठीक है, और बैटरी के अंदर, सेल के अंदर ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो कैथोड पर होगा रिडक्शन और एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पर होगा ए। ठीक है, ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको ये बताया कि इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ चलेगा, कैथोड इसको गेन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ये समझ लो, जैसे ये जिंक है तो जिंक प्लस, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जिंक 2+2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तब क्या बनाएगा, Zn बनाएगा। ठीक है, नहीं, और जब गेन कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। अगर हम इस तरीके से देखें Zn, अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो Zn 2++2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे तो ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, AB बंध का प्रतिशत आयनिक गुण किसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ AB बॉन्ड इज गिवन बाय। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, ऑप्शन ए इसमें दिया हुआ है। ठीक है, 16 XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB। ओके, ये होता है। यहाँ पर XA और XB क्या है, XA इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A और XB इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। ओके, तो ये यहाँ पर देखेंगे एमंग Be2+। ठीक है, द आयन विद मैक्सिमम पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर हमें चेक करनी है किसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। देखिए पोलराइजिंग पावर होती क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, एक तरफ केटाइन है और एक तरफ एनाइन है। ठीक है, अब केटाइन की वजह से क्या होता है, ये केटाइन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अट्रैक्ट करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरीके से अट्रैक्ट हो जाता है इसकी तरफ। ठीक है, तो इसकी शेप डिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगा। ओके, इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, नहीं, तो पॉजिटिव आयन कह सकते हैं, या केटाइन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पोलराइजेशन या क्लाउड का डिफॉर्मेशन ही क्या है, पोलराइजेशन है।
अब पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी इसमें हम चेक करेंगे। अगर केटाइन का साइज स्मॉल है और चार्ज देखेंगे तो चार्ज होना चाहिए हाई, तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, ठीक है, हाई होगी। एनाइन को अगर हम देखें तो एनाइन में क्या होगा, एनाइन के लिए साइज होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है, साइज कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, और चार्ज भी हाई होना चाहिए, तब उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एनाइन तो दिया नहीं है, केटाइन दिया है, तो केटाइन के लिए हम यहाँ पर चेक करेंगे। सबसे पहले साइज स्मॉल होना चाहिए और चार्ज हाई होना चाहिए। चार्ज देखिए सेम है सब में, 2+2+, तो यहाँ पर फिर हमें साइज को देखना पड़ेगा। साइज जिसका सबसे छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो BE, MG और CA ये एक ही ग्रुप में हैं, और ग्रुप में नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट जब चलेंगे पीरियड में, तो लेफ़्ट टू राइट चलने पर साइज कम होता है, तो यहाँ पर HG जो होगा इसका साइज सबसे छोटा होगा। साइज इसका जब छोटा होगा तो इसकी पोलराइजिंग पावर भी जो है वो ज़्यादा होगी। ओके, आ रहा है समझ में? तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन V सही होगा। किसी यौगिक के केंद्रीय परमाणु में अधिकतम एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। देखिए यहाँ पर देखेंगे Cl को, तो ClO3, Cl के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, ठीक है। अब यहाँ पर कितने एटम है ऑक्सीजन के, 3 एटम है, तो 2-2 के साथ शेयरिंग होगी, तो कितना बचा, एक ही तो बचा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए माइनस दिया हुआ है, तो फिर एक और एक कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, एक लोन पेयर हो गया 1 Lp। इसको देखेंगे XeF4 को, तो Xe इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है क्योंकि इनर्ट गैस है, तो 8 होगा, और 4 एटम के साथ में होगा तो यहाँ पर 2 Lp बचेंगे, 2 लोन पेयर। SF4 में यहाँ पर 6 होता है S का, F4 4 एटम के साथ में यहाँ पर शेयरिंग होगी, तो कितना बचेगा, 1 Lp बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं D पर। D पर देखिए एक I 2 I से जुड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर I में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और 2 I के साथ में यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा देखिए 5 और 1 6, तो यहाँ पर 3 Lp हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस भी है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर 3 Lp हो जाएगा। ओके, तो सबसे ज़्यादा एकांकी युग्म अगर होंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म, तो वो ऑप्शन डी सही होगा इसमें, ठीक है, I3 नेगेटिव पर होंगे। ओके, इसको हम ऐसे भी निकालते हैं। देखिए I3 का अगर हम निकालेंगे, I को हम इसको सेंट्रल एटम मानते हैं, तो Z इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2। I के लिए देखिए 7 लिखेंगे, और 2 I यहाँ पर मोनोवैलेंट, तो 2 नेगेटिव चार्ज ऐड करते हैं, कितना हो गया, 10 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 5, ठीक है। अब यहाँ से हमें लोन पेयर बताना है, तो जो 5 आया है इसमें से बॉन्ड पेयर माइनस कर दें। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, तो 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा यहाँ पर Lp, ठीक है। नहीं तो यहाँ से ऐसे भी बता सकते हैं और ऐसे भी बता सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। केपलर सेकेंड लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ठीक है, दूसरा नियम किसका परिमाण, दूसरे नियम का परिमाण क्या है। देखिए यहाँ पर हमने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, कोणीय संवेग संरक्षण, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं L/2m, ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है। ओके, तो ऑप्शन सी इसमें सही है। ए बॉडी ऑफ मास 400 ग्राम स्लाइड्स ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज 3 न्यूटन, द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज। देखिए इस तरीके से कोई बॉडी यहाँ पर रखी हुई है सरफेस पे,
जिसका मास कितना है, m है, ठीक है, 400 दिया हुआ है, 400 ग्राम। तो यहाँ पर हम m लिख लेते हैं mg, ये इसका r, ठीक है, इसका फ्रिक्शन फोर्स F, कांटेक्ट फोर्स जो होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, हमने लिख लिया यहाँ पर n। तो n जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे √f² + r²। f कितना है, f दिया हुआ है देखिए 3, प्लस r कितना है, r होगा mg के इक्वल, ठीक है, mg के इक्वल है। अब यहाँ पर 400g की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो 400 डिवाइड 1000, क्योंकि ग्राम में, मल्टीप्लाई 10, ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 = 9 + 4 4 = 16, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 5 न्यूटन आएगा, ठीक है नहीं, 5 न्यूटन यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, 5 न्यूटन। If a light and a heavy body have equal kinetic energy, which one has a greater momentum? देखिए अगर हम kinetic एनर्जी देखें, K = होता है p² / 2m। यहाँ से अगर हम P फाइंड करें तो P = कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, 2km। ओके, अगर हम देखें तो P इनिशियल और P फाइनल, ठीक है, गतिज ऊर्जा बराबर है, ठीक है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये होगा m के, ठीक है, √m, ठीक है। तो m जिसका ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो भारी है, अगर मान लिया m1 > m2, तो जो भारी है m1 उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, तो लिख सकते हैं हम भारी वस्तु का, ठीक है, हैवी बॉडी। ऑप्शन बी सही हो गया इसमें। इसमें देखेंगे अ कार रन्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रोड एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर/सेकेंड। अ पर्सन इन इट ऑब्जर्व्स द रेन हिटिंग हिज कार एट 60 डिग्री टू द वर्टिकल। इफ द रेन इज एक्चुअली फॉलिंग वर्टिकली, द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स इज नियरली। इसको देखिए कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है, जो गाड़ी है उसकी स्पीड है 20 मीटर/सेकेंड, तो इसको हम 20 आई कैप ले सकते हैं क्योंकि एक्स डायरेक्शन में लिया है हमने इसको, ठीक है, ये वाई डायरेक्शन इसकी और ये बाई नेगेटिव, ठीक। अब जो वर्षा हो रही है वो 60 डिग्री के कोण पर हो रही है, ये कुछ इस तरीके से हो रही है, ठीक है, ये वाला कोण कितना है, 60 है, ठीक है। इस तरीके से गाड़ी जब इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो बारिश की बूंदें कुछ इस तरीके से पड़ रही हैं, ठीक है नहीं, कुछ इस तरीके से पड़ रही हैं। ओके, इसको हम दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो ये भी एंगल 60 होगा, ठीक है। अब इस 20 आई कैप को हम इस नेगेटिव डायरेक्शन में ले लें तो -20 आई कैप हो जाएगा, ओके। और इस डायरेक्शन में जो रेन है उसकी वेलोसिटी हमने ले ली v, ओके, v ले ली हमने इस डायरेक्शन में, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 20, ओके, और ये 60 एंगल है, तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं tan 60 = कितना होगा, tan 60 = होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 20 अपॉन हमें b फाइंड करना है, तो b, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो 20 अपॉन v फाइंड करना है, तो v = 20 अपॉन √3, ओके। अगर हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, तो यहाँ से b = कितना आ जाएगा, 20/3 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू पुट कर दो 1.732, 3 से डिवाइड कर लो 0.35 × 15, 2 बचा 3 7 जा, ओके, ये कुछ आएगा। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 11.5
5 के अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से किसका मान घूर्णी ऊर्जा स्तरों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब एक बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो उस रोटेशनल मोशन के लिए हम क्या क्या फाइंड यहाँ से कर सकते हैं। हम देखिए यहाँ से आई फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम ओमेगा भी फाइंड कर सकते हैं, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी। लेकिन हम यहाँ से बल नियतांक फोर्स कांस्टेंट फाइंड नहीं कर सकते। फोर्स कांस्टेंट यहाँ से फाइंड नहीं होगा, ओके। यहाँ से देखेंगे द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द रिलेशन p इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। p इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी वेरीज डायरेक्टली एज। अब देखिए मोमेंटम है तो हमने पढ़ा है कि जो फोर्स होता है वो होता है dp अपॉन dt, ठीक है। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो यहाँ से हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dp अपॉन dt क्या आएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2bt, ओके 2bt। तो जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ओके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही होगा। सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स फॉर। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हमें पता है कि सॉफ्ट आयरन को यूज़ करते हैं। अब सॉफ्ट आयरन का यूज़ क्यों करते हैं इसको भी देख लेते हैं। सॉफ्ट आयरन का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि उसका जो हाइस्टेरेसिस होता है वो लो होता है, ठीक है, लो, या हम कह सकते हैं न्यून शैथिल्य हानि, ठीक है। शैथिल्य हानि उसकी न्यून होती है, लो होती है, और परमिएबिलिटी उसकी हाई होती है, ठीक है। परमिएबिलिटी कैसी होती है, हाई होती है उसकी। तो ऑप्शन बी इसमें होगा सही, न्यून शैथिल्य हानि और उच्च चुंबकशीलता। इफ नॉर्मल फोर्स इज डबल्ड देन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी। देखिए नॉर्मल फोर्स को अगर हम डबल करते हैं तो क्या जो फ्रिक्शन कांस्टेंट है या फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है क्या वो चेंज होगा, नहीं होगा, ठीक है। जो म्यू होता है, ठीक है, घर्षण गुणांक या कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी पर। तो मटेरियल पर डिपेंड करेगा, ओके। तो जो मटेरियल है ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम। तो ऑप्शन ए होगा इसमें सही, अनचेंज्ड होगा, अपरिवर्तित होगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ओके। किसी संकुचित होते हुए तारे का जड़त्व आघूर्ण उसके प्रारंभिक मान का 1/3 रह जाता है, ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू 1/3, मतलब 1/3 का रेशो। जो I2 रह रहा है वो 1/3 रह रहा है I1 का, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं हम। हमें इसका क्या करना है, घूर्णन गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक घूर्णन गतिज ऊर्जा का अनुपात बताना है। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं के आर, ठीक है, KR2 लिख लेते हैं इसको, ओके, K रोटेशनल, और इसको लिख लेते हैं KR1। क्या होता है ये, 1/2 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। एक होता है देखिए I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है। जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो यहाँ पर कांस्टेंट होता है। तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I2 अपॉन I1 ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, ठीक है। कितना होगा ये, इसकी वैल्यू देखिए दिया हुआ है 1/3, तो 1/3 लिखेंगे। इसका अगर हम उल्टा कर दें तो हमें ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 मिल जाएगा,
ठीक है नहीं, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 3/1। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, I2 अपॉन I1 की जगह पे क्या पुट करेंगे 1/3, तो 1/3। ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 की जगह पे पुट करेंगे 3/1 स्क्वायर। 3 से देखिए एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा 3/1। तो 3/1 इसका रेशियो आएगा, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। Two bodies of masses m1 and m2 are connected through a spring of force constant k. When a force F is applied in direction of the length of a spring, the distance between m1 and m2 changes by x. अब यहाँ पर हमें ये देखना है, देखिए दो ब्लॉक हैं जो एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, जैसे m1 ये कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं दो ब्लॉक, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने देख लिया कि ये इस तरीके से कुछ रखे हुए हैं, ठीक है, इनकी पोजीशन कुछ ये है, ठीक है। हमने मान लिया कि यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या है वी, ओके। अब जब इन पर फोर्स लगाया जाता है तब यहाँ पर क्या होगा, इसको हमने वो ले लिया, तो इसमें कुछ चेंज आएगा और वो चेंज कितना है, वो x है। कितना चेंज है, वो है x। जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F = होता है kx, ओके। F = क्या होता है kx। हम जब W फाइंड करते हैं तो वर्क डन क्या होता है, W = F × dx। F के प्लेस पर पुट करेंगे वैल्यू, F के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस का kx dx, ओके। अब यहाँ हम 0 से x डिस्प्लेसमेंट के लिए, 0 से x चेंज के लिए हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो इसका कुछ ये आएगा x² 0 to x, इसको लिखेंगे 1/2 kx², ओके। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन होगा सी 1/2 kx²। ये इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, ओके। किस गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है, विच गेट इज कॉल्ड इन्वर्टर। इन्वर्टर देखिए किसको कहा जाता है। अगर हम नॉट गेट को देखें तो नॉट गेट हमारा क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ए। तो यहाँ से जो मिलेगा वो ए वार मिलेगा, ठीक है, इसको कह सकते हैं हम बाई। इसके ट्रुथ टेबल को अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से होती है। अगर हम ज़ीरो इनपुट देते हैं तो इधर 1 होगा, और 1 इनपुट देते हैं तो 0 आएगा। अब आपने देखा होगा कि इन्वर्टर जब लाइट होती है तो इन्वर्टर अपना काम करना बंद कर देता है, और लाइट जब चली जाती है तो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो नॉट गेट होगा वो कुछ इन्वर्टर की तरह ही होगा, इन्वर्टर कह सकते हैं हम इसको। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही होगा। इसमें बताना द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इम्पीडेंसेस, प्रतिबाधा का बेमीय सूत्र क्या है। बेमीय सूत्र देखिए क्या होगा प्रतिबाधा का। प्रतिबाधा भी अगर हम इस तरीके से देखें, एक सर्किट में ये रेसिस्टेंस R लगा हुआ है और ये यहाँ पर इंडक्टेंस लगा हुआ है L, ठीक है, और एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से, या इसी में आगे लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ओके सी। तो यहाँ पर जो Z आता है वो Z हमारा कुछ इस तरीके से आता है, R² + XL - XC होल स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा Z। और ये Z किस में आएगा, Z का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम होता है। तो हम एक तरीके से इसको R समझ सकते हैं, और R = होता है B/I। यहाँ से अगर हम फाइंड करें V के लिए, तो V के लिए क्या होता है W/Q, और I क्या होता है Q/T, ठीक है। तो फाइंड कर लेंगे, तो W ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर WT हो जाएगा, नीचे हो जाएगा Q², ठीक है नहीं। W के लिए अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, W के लिए क्या आएगा, I के लिए चलो I ही लिखे रहने देते हैं, ठीक है,
ये क्यू आई हो जाएगा, ठीक है, टी हटा देते हैं। डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू होगा देखिए हमें पता है वर्क डन ml/t-2, नीचे क्यू और आई, क्यू के लिए लिखते हैं हम क्यू इजकल टू आई टी, और क्यू के लिए लिखते हैं हम ए टी, ओके, और आई के लिए लिखेंगे ए। तो यहाँ से देखिए साफ साफ पता चल रहा है ml2, ये टी ऊपर जाएगा तो t-3 होगा, और a2 ऊपर जाएगा तो a-2 होगा, ओके। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन बी इसमें सही है, ml2 t-3 a-2, ओके। यहाँ पर देखेंगे द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू अबव फिगर इज, देखिए ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इसको अगर हम ठीक से बनाएं तो अगर हम इसको ऐसे बना दें, उसके बाद में ये बना दें, ये वाला हमने सी ले लिया और ये वाला हमने ए ले लिया, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो ये है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही तो करते थे, ये ए और ये वी और ये आर, तो ये आर क्या होता था ए प्लस बी, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर वी क्या दिया हुआ है सी प्लस ए दिया हुआ है, हो गया। तो ऑप्शन बी इसमें सही है, v इज इक्वल टू सी प्लस ए आएगा, ओके। यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, समतलीय वेक्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर समतलीय हैं तब क्या होता है, एक ही प्लेन में कोप्लेनर हैं तो क्या कंडीशन आती है, तो कंडीशन ये आती है ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 अगर आता है तो ये होता है कोप्लेनर या फिर एक समतल में कहलाते हैं। तो ए बाद में हम डॉट कर देंगे, पहले वी और क्रॉस सी निकाल लेते हैं। तो बी क्रॉस सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी क्रॉस सी इस तरीके से लिख लेते हैं, आई जे के। आई का मान देखिए बी का पहले लिखेंगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2 और यहाँ 3। सी का लिखेंगे तो ये 3 है और ये ए है और ये 5 है, ठीक है। आई के लिए लिख लेते हैं, आई के लिए लिखेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस का 3a माइनस जे। जे के लिए लिखेंगे तो जे वाले को छिपा देंगे और 5 की गुणा 1 में होगी, 5 एकम 5 माइनस 3 दिया 9। के का लिखेंगे तो 1 की गुणा 1 में होगी ए, और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा प्लस का, ये आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, आई कैप इसको माइनस का बाहर लिख लो तो ये हो जाएगा 10 + 3a। ये देखिए माइनस का 4 बचेगा तो ये प्लस का हो जाएगा 4j, और ये हो जाएगा a + 6k के कैप। अब जब हम a डॉट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में, तो देखिए कुछ ये आएगा, हम i वाले की मल्टीप्लाई करेंगे i वाले से, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये आएगा देखिए -2 10 + 3a। जे वाला देखिए माइनस में दिया हुआ है और इधर है प्लस में, तो -4 हो जाएगा। के वाला देखिए 3 दिया हुआ है, सॉरी के वाला 1 दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें दिया है a + 6, तो ये a + 6 आएगा, बराबर आएगा 0 के। अगर हम गुणा कर दें तो ये -20 हो जाएगा, और ये -2 3 6a हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4 + a + 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से देखिए माइनस का बचेगा 18, माइनस का 6a माइनस का है और प्लस का a है, तो ये 5 आएगा, 5 माइनस का a, और माइनस का बचेगा 18 बराबर 0। तो -5a इज इक्वल टू 18, यहाँ से a निकल के आएगा -18/5, 5 से भाग कर दो
माइनस का 3.6, 3.6, तो ऑप्शन बी इसमें सही है। ओके, तो ये क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं आए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। ओके, ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ मिल जाएं। और अब हम साथ ही साथ जीएस के लिए भी क्वेश्चंस डालेंगे, प्रीवियस ईयर्स के PYQs, और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जीएस का। क्योंकि अगर हम TGT साइंस के लिए देखें तो 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन में 120 तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री से होंगे और 30 क्वेश्चन आपके जीएस से होंगे, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे साथ साथ। इसके लिए भी वीडियोस हम डालना स्टार्ट करेंगे। ओके, और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे हम जो जीएस के लिए डालेंगे, ये सब क्वेश्चन PYQs वगैरह होंगे, ठीक है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, या फिर GIC के लिए आ चुके हैं, LT ग्रेड में आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। ओके, आश्रम पद्धति, ठीक है, राजकीय आश्रम पद्धति जो प्रवक्ता परीक्षा हुई थी, ठीक है, 2021 में, उसके क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो वो भी हम यहाँ पर डालने वाले हैं। ओके ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।